नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतीश सहाय अपने चैनल कानूनी सहायता में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक लॉ प्रोफेशनल हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस वीडियोस के माध्यम से आपको कानून की छोटी-बड़ी जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट का गठन एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है। इसी के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया है और ये ऑर्गेनाइजेशन उन सभी एस्टैब्लिशमेंट्स जिसमें फैक्ट्रीज, शॉप्स, दुकान, कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर भी काम करने वाले जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जिनको वो हायर करती है, वो सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। ये एक्ट बेसिकली उनके जो कर्मचारीगण हैं उनके पीएफ और पेंशन को सुनिश्चित करता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयर को ये इस बात के लिए उनको कंपेल करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करें और उसे ईपीएफओ के ऑफिस में जमा करें ताकि ये अमाउंट कंसर्न एम्प्लॉयज़ को एक मैच्योरिटी पीरियड आने के बाद वो उन्हें मिल सके ताकि वो अपने लाइफ का कुछ कंफर्ट हासिल कर सके। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ईपीएफओ के संबंध में निम्नलिखित बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन लोग कवर्ड हैं। इसके बाद ईपीएफओ की क्या के अंतर्गत ईपीएफओ एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स की क्या ड्यूटी है। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे कि इसके अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटी जो उनके ऊपर कास्ट की गई है वो अगर नहीं करता है तो उसके लिए क्या पेनल प्रोविज़न या क्या एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे कि अगर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करके या किसी तरह की इंक्वायरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद एम्प्लॉयर्स के लिए क्या रेमेडीज़ हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देरी से जमा करता है या नहीं करता है तब उसके लिए क्या पेनल व्यवस्था है, उसका क्या इफेक्ट होता है और अंत में जानेंगे कि उस संबंध में भी एम्प्लॉयर के पास कोई रेमेडी है या नहीं है और अगर है तो क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये जानेंगे कि हु आर कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट एज बेनिफिशियरीज। तो दोस्तों इसमें जितने भी वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों वो इस एक्ट के दायरे में आते हैं और उनके सारे एम्प्लॉयज़ के संबंध में उन ईपीएफ का बेनिफिट प्रोवाइड करना ये एम्प्लॉयर की प्राइमरी लायबिलिटी बन जाती है। अब अगर कोई एम्प्लॉयर इसमें वो नहीं करता है तो आगे चल करके वो इंक्वायरी का पात्र बनता है और उसके अगेंस्ट में ईपीएफओ अपनी 7A की इंक्वायरी कर सकती है। फिर दोस्तों अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी क्या ड्यूटी बनती है। दोस्तों जो एम्प्लॉयर या जो इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंतर्गत कवर हो जाते हैं तो उनकी ये एक प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि अपने सभी एम्प्लॉयज़ के वेजेस से 10%
अमाउंट को वो डिडक्ट करें और वो उतना ही अमाउंट अपने तरफ से भी ऐड करके उस टोटल एक्यूमुलेशन को ईपीएफओ में हर एक एम्प्लॉयज़ के नाम पर वो उसको जमा करें। ये जमा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसी से एक फ़ंड क्रिएट होता है और ये फ़ंड एम्प्लॉयज़ को जब वो रिटायर करते हैं तब उनको, या ये अमाउंट जब मैच्योर कर जाती है तब ये उनको दिया जा सकता है, जो एक हैंडसम अमाउंट के रूप में उनको प्राप्त होता है। अब यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन यानी देखने वाली जो चीज़ है वो ये कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपना ये इस एक्ट के दायरे में आने के बाद भी अगर कंट्रीब्यूशंस डिपॉजिट नहीं करता है तब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जब कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट के अंतर्गत कवर हो जाता है और उसकी ये स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बन जाती है कि वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को एम्प्लॉयज़ के नाम से वो ईपीएफओ के खाते में जमा करे, और जब वो नहीं करता है तो वो इंक्वायरी का पात्र बन जाता है और उसके अगेंस्ट ईपीएफओ सेक्शन 7A के तहत वो एक इंक्वायरी ओपन कर सकती है। और जब ये इंक्वायरी ओपन होती है तो एम्प्लॉयर के पास एक समन जाता है और उसको उस इंक्वायरी में हाजिर होने का या अपीयर होने का उसको निर्देश दिया जाता है। और इस पे ठीक कोर्ट प्रोसीडिंग की ही तरह यहाँ भी डेट्स होते हैं जिनमें वो उसको एम्प्लॉयर को अपीयर होकर के अपने पक्ष में उसको जो भी दस्तावेज हैं या जो अपने तथ्य हैं या जो अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं। और जब वो अपने इन तथ्यों से अगर वो अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर सका कि उसकी कोई गलती नहीं है तब तो वो इंक्वायरी से एग्जम्प्ट हो जाता है। किंतु अगर ऐसा नहीं हो सका और एम्प्लॉयर कोई कॉजेंट ग्राउंड नहीं ले सका या उसके पास कोई सब्सटैंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जो अथॉरिटीज़ के पास जो रिपोर्ट है उसको उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉयर के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो अथॉरिटीज़ अपना एक डिसीजन पास करती हैं और इस ऑर्डर को अब उस एम्प्लॉयर के ऊपर लागू किया जा सकता है अगर एम्प्लॉयर इस पर कोई एक्शन ना ले तो। अब ऐसे में दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी एम्प्लॉयर जहाँ पर भी अगर वाकई में 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और जो इस एक्ट के दायरे में आ रहा है तो नॉर्मली वो इस एक्ट को एक्सेप्ट करके अगर अपना जो कंट्रीब्यूशंस है वो डिपॉजिट कर देते हैं तो बहुत सी झंझटों से वो बचे रहेंगे और उनका काम आसानी से चलता रहेगा। अदरवाइज़ जब एक बार कोई एक्ट के दायरे में अगर आ जाता है तो उसको फॉल्सिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है एम्प्लॉयर्स के लिए। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अगर एक्ट के दायरे में आपका ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करके अपनी लायबिलिटीज़ को आप निर्वाह करें। अब एक कंडीशन ये भी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे में वाकई नहीं आ रहा है, हाँ, किंतु कुछ कारणवश या कुछ ड्यू टू सम रीज़न आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपके द्वारा दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स से अथॉरिटीज सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हैं और उन्होंने 7A का ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास कर दिया है, तब आपके पास रेमेडी क्या है। दोस्तों, आपके पास जो रेमेडी है वो 2 रेमेडी होती हैं। एज एन एम्प्लॉयर आपके पास 2 रेमेडी है। पहली रेमेडी है कि आप सेक्शन 7B के तहत आप उसी ऑर्डर को रिव्यू के लिए आप इसी अथॉरिटी के पास आवेदन दे सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर पास किया इसमें ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है और इस फैक्ट को फॉल्सिफाई करने के लिए आप जो भी अपना सब्सटैंशिएटिंग डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आप दे करके इसको आप पुट अप कर सकते हैं।
और दूसरा रेमेडी जो है वो है सेक्शन 7I के तहत अपील करने का। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो पहली रेमेडी की जो मैंने बात की उसके लिए एक टाइम पीरियड है 45 डेज़ का। आपको 45 डेज़ के अंदर ही वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर देना है। अब जो दूसरा रेमेडी आपके पास है वो है अपील का, और ये अपील आप EPF अपेलेट ट्राइब्यूनल में आप कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट में EPF 80 भी बोला जाता है। तो इस EPF 80 में आपके पास जो अपील करने के लिए टाइम होता है वो होता है 60 डेज़, और 60 डेज़ के बाद अगर आपने किसी कारण से अपील नहीं कर सके तो आपको और 60 डेज़ दिया जाता है, लेकिन इस 60 डेज़ में आपको विथ कंडोनेशन ऑफ डिले पिटिशन के साथ आपको अपील करना है। अब किन्हीं कारणों से अगर आप उन फर्दर 60 डेज में भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके पास अपील का रास्ता भी बंद हो जाता है। इसीलिए अगर आपको अपील करना है तो मैक्सिमम विद इन 120 डेज आप अपील दाखिल कर ही दें, अन्यथा फिर आपका अपील बहुत मुश्किल है एंटरटेन होना। दोस्तों, ये तो हुई स्टैट्यूटरी रेमेडी के बाद। अब अगर आपकी लायबिलिटी जैसे बन रही है और आपने पैसा तो जमा कर दिया लेकिन बहुत डिले से किया, देरी से किया, तो ऐसे में क्या सिर्फ पैसा जमा कर देना सफिशिएंट होगा या इसके अलावा भी कोई एक्शन फिर लिया जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ जवाब यह है कि अगर आप पैसा देरी से जमा करते हैं तो इस पर EPFO आपसे डैमेज और इंटरेस्ट दोनों वसूल सकता है। ये डैमेज लेने का प्रोविज़न सेक्शन 14B में है, और इंटरेस्ट जो वो लेती है वो सेक्शन 7Q के तहत आप पे चार्ज कर सकती है, और ये दोनों बहुत ही ह्यूज हो जाता है। एक लिमिट के बाद ये अमाउंट का डबल भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप डैमेज और इंटरेस्ट से बचने के लिए आप जो अमाउंट है वो टाइमली पे कर दें। अब सवाल ये उठता है कि ये टाइमली क्या है, कब तक? तो दोस्तों, EPF एक्ट जो है वो ये बोलता है कि आपके जो वर्कमैन हैं वो जैसे ही 1 महीना कंप्लीट करते हैं, तो यानी कि नेक्स्ट महीने के 15 तारीख से पहले आपको पिछले महीने का EPF कंट्रीब्यूशन जमा कर देना है। ऐसा इसलिए होता है कि 1 महीना जो आपके वर्कमैन ने काम किया तो उससे उन्होंने वेज अर्न कर लिया है। अब वो वेज उनका अर्न वेज हो गया और आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन गया है। वो लायबिलिटी अगर आप विद इन 15 डेज जमा कर देते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि अगर उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो फिर उस पर आपको डैमेज और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप बेहतर होगा कि आप ये पैसा विद इन टाइम जमा कर दें, और कई सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। अब अगर आपने किसी कारण से इसमें देरी कर ही दिया और ये डैमेज और इंटरेस्ट क्लेम जब EPF डिपार्टमेंट कर देता है तो आपके पास बस एक रेमेडी यही बचती है कि आप इस डैमेज के अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं, किंतु इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। इसीलिए आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप पैसा विद इन टाइम ही जमा कर दें। अब इस प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं कि EPF एक्ट जो एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसके अंतर्गत जो गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं, यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करने वाले कर्मचारी वर्ग हैं, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय हमारे लेजिस्लेचर ने निकाला है, और इससे उनको आगे चल के बहुत बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले वीडियो में मिलता हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।